हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे भारत में विपक्ष की स्थिति के बारे में। क्या भारत में विपक्ष है या लुप्त हो गया? भारत में अगर विपक्ष है तो क्या वो वास्तव में सशक्त भूमिका का निर्वाह कर रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इन्हीं सब प्रश्नों पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। अगर विपक्ष मजबूत है तो सरकार निरंकुश हो ही नहीं सकती। सरकार जनादेश के विरुद्ध जा ही नहीं सकती, जनता के विरुद्ध कानून बना ही नहीं सकती। इसलिए विपक्ष का स्ट्रांग होना, कमिटेड होना और यूनाइटेड होना किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही आवश्यक शर्त है। क्या हमारे यहाँ विपक्ष मौजूद है? क्या हमारे यहाँ वास्तव में विपक्ष एक सशक्त भूमिका का निर्वाह कर रहा है? अगर नियमानुसार देखें तो पार्लियामेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 10% सीट्स अगर कोई दल ऑक्यूपाई करता है तो ऑफिशियली उसको विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है और उस विपक्षी दल के नेता को ही विपक्ष के नेता का नाम दिया जाता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करती है। कांग्रेस को जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए ऑफिशियली विपक्षी दल डिक्लेयर होने के लिए, वह नंबर है 55 सीट्स, लेकिन कांग्रेस के पास हैं केवल 52 सीट्स। इसलिए मीडिया में जो हर वक्त ये डंका बजा रहता है कि अपोजिशन ने मोदी सरकार को हटाने के लिए रैली करी या कोई गोष्ठी करी या फिर विपक्ष ने अपना ये बयान दिया, अपोजिशन ने गलवान घाटी पर अपना ये बयान दिया, ये सब बेकार के थोथे दावे हैं। क्योंकि वास्तव में अगर हम ऑफिशियली देखें तो हमारे यहाँ विपक्ष मौजूद है ही नहीं। एक्चुअली वी डू हैव ओपोनेंट्स बट नॉट द अपोजिशन। हमारे यहाँ विरोधी दल हैं, लेकिन इस समय विपक्ष हमारे यहाँ वास्तव में मौजूद है ही नहीं। विपक्ष के लिए जनता का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत आवश्यक है। अगर आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनको संसद तक पहुंचा रहे हैं, यानी जनता आपसे खुश है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी कांग्रेस पूरी नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड की सीट से भी चुनाव लड़ा था। वो बिल्कुल ठीक से समझ पा रहे थे कि अमेठी से उनका जनाधार खिसक चुका है, जनता उनसे खुश नहीं है। और जनता उनसे खुश क्यों नहीं है सारा देश जानता है। जो धन, जो योजनाएं अमेठी के विकास में लगनी चाहिए थी, वैसा कुछ भी इतने सालों में नहीं हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि अपनी लगभग सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी राहुल गांधी हार गए और उनकी जगह बीजेपी की स्मृति ईरानी विजयी बनकर सामने आई। यानी आप जनता को नेतृत्व देने में, रिप्रेजेंटेशन देने में पूरी तरह से असफल साबित हुए। तीसरी चीज़ है कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर इंक्लूड्स मैनी थिंग्स लाइक एबिलिटी टू लीड द नेशन, लाइक योर एटिकेट्स, लाइक योर मैनरिज्म। और जहाँ तक मैनरिज्म का सवाल है, जिस तरह के बयान कांग्रेस से, पर्टिकुलरली राहुल गांधी की तरफ से मोदी जी के लिए या बाकी के नेताओं के लिए या बीजेपी के लिए सामने आते हैं, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि अब वास्तव में हमारा जो विरोधी दल है वह काफ़ी नीचे, उसका स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है। मोदी मौत का सौदागर है, चौकीदार चोर है। मोदी जी पर्दे के पीछे से बात करते हैं। और इसके अलावा मोदी जी, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान नहीं किया तो युवा आपको डंडे मारेंगे। किस तरह की अभद्र भाषा है ये, कितनी असभ्य भाषा है। एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी के उत्तराधिकारी से क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें? यानी पूरी तरह से राहुल गांधी एक व्यक्ति विरोध की राजनीति कर रहे हैं, ना कि किसी आइडियोलॉजी के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। आप राफेल इशू को ही ले लीजिए। राफेल इशू में न जाने कितने आरोप मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, जबकि ये डील इनिशिएट यूपीए सरकार के समय ही की गई थी। हालांकि बाद में यूपीए के हटने के बाद एनडीए सरकार ने इस डील को और आगे बढ़ाया और इसमें काफ़ी चेंजेस भी किए। बार बार राहुल गांधी ने सदन के अंदर मांग करी कि प्राइस डिटेल्स को सबके सामने डिस्क्लोज कीजिए, आप बताइए कि आप इस समझौते में कर क्या रहे हैं। जबकि जो भी रक्षा मामलों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रक्षा मसलों से जुड़े कोई भी समझौते किसी भी तरह से पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। उनको हम, उनकी जो शर्तें हैं या उनके जो नियम हैं
उनको हम जनता के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इस तरह के समझौते पर यूपीए सरकार के जो रक्षा मंत्री थे ए के एंटोनी, उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। तो बार बार इस तरह की डिमांड करना ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी काफ़ी इमेच्योर लीडर हैं। और अरुण जेटली ने तो यहाँ तक कह दिया था राहुल गांधी से कि आपको नेशनल सिक्योरिटी के मसलों पर खुद प्रणब मुखर्जी साहब से कुछ लेसन्स लेने चाहिए। जब इस तरह की बातें एक विपक्ष के नेता से या विरोधी दल के नेता से कही जा रही हैं, तो आप सोचिए उनकी सोच का स्तर और उनके वाक्यों का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। इसी मसले पर राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर हैं, और उनके इस दावे को खुद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने इस स्टेटमेंट के लिए। और किसी तरह की इरेगुलरिटी और किसी भी तरह के करप्शन के प्रमाण न मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सब तरह के जो राफेल इशू में मोदी सरकार के खिलाफ दावे किए गए थे उनको खारिज कर दिया। यानी यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आप ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा लीजिए। ट्रिपल तलाक में जब ये बिल पारित हो गया था तो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी रैली आयोजित कर करके, कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ट्रिपल तलाक बिल को रिवोक कर लेंगे, वापस ले लेंगे। यानी मुस्लिम कम्युनिटी का जो कल्याण होगा वो ट्रिपल तलाक के बिल को वापस लेकर ही होगा, ऐसा उनका कहना था। जिस कम्युनिटी के कल्याण की वो बात कर रहे थे, उसी कम्युनिटी के एक इस्लामिक स्कॉलर और अखिल भारतीय समाज सेवक संगठन के प्रेसिडेंट चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने उनके दावे को पूरी तरह से नकार दिया, उनके प्रलोभनों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने खुलेआम कहा, इफ्राहिम हुसैन साहब ने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी जी, आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मत करिए। अगर आपको कुछ करना ही है मुस्लिम्स के कल्याण के लिए तो आप सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू करिए। दलित और मुस्लिम्स के आरक्षण पर जो रिलीजियस बैन आपने लगाया था उसको हटाइए और कृपया अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मत करिए। ट्रिपल तलाक वास्तव में एक क्राइम था और इसका हटना बहुत ज़रूरी था। वैसे देखा जाए तो ट्रिपल तलाक बिल जो पास करा है सरकार ने, जो कानून बनाया है, वो नारी उत्थान की दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो क्या कांग्रेस पार्टी नारी उत्थान के खिलाफ है? इन सब पॉइंट्स पर कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास तथ्य होने चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना या आलोचना के लिए आलोचना करना बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी और अमित शाह ने बीजेपी और एनडीए को हाईजैक कर लिया है, नेताओं को वहाँ बोलने की मनाही है, वहाँ उनका दम घुट रहा है। अगर हम इसको रिवर्स करें तो शायद इसी दम घुटने की वजह से राहुल गांधी का दायां हाथ माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनमें एक सक्षम नेतृत्व के सभी लक्षण थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो अब यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि दम वास्तव में किस पार्टी के अंदर घुट रहा है, कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर। अगर हम सीएए के मुद्दे की बात करें, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर सरकार का ज़बरदस्त विरोध किया, दंगों को भड़काने में पूरी मदद करी। मुस्लिम्स को कहा गया उनकी तरफ से कि आपके कागज़ देखे जाएंगे और आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। कागज़ तो वास्तव में देखे जाएंगे, लेकिन केवल मुस्लिम्स के ही नहीं, हिंदुओं के भी, जितनी भी हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ हैं, सबके कागज़ देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि स्वयं मनमोहन सिंह जी ने 2003 में राज्यसभा में, जिस वक्त वो अपोजिशन में बैठे हुए थे, ये कहा था कि पार्टीशन के वक्त जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह गईं और बाद में बांग्लादेश बनने के बाद जो बांग्लादेश में चली गईं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको नागरिकता देने के मसले पर एक लिबरल अप्रोच अडॉप्ट की जानी चाहिए। While I am on this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable
Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने 10 साल तक देश में अपनी सरकार चलाई, लेकिन इस मसले को उन्होंने टच भी नहीं करा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट उनकी एक नीति रही है। जब किसी दूसरे दल की सरकार उस मुद्दे पर काम कर रही है और माइनॉरिटीज़ जो दूसरे देशों में पीड़ित हैं उनकी भलाई के लिए कुछ काम कर रही हैं, उनको नागरिकता देना चाह रही हैं, तो फिर इतना विरोध क्यों? आप जाकर जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, उन लोगों को भड़का रहे हैं जो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे। इस तरह के जो बयान जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, आप उनके साथ बैठ रहे हैं। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? इस तरह की नकारात्मक राजनीति के द्वारा राहुल गांधी जी राजनीति में एक लंबी पारी शायद ना खेल पाएँ। वास्तव में विचारों में मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। केवल एक निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया और तुरंत उस पर कोई स्टेटमेंट देना ज़रूरी नहीं होता है। पहले चीज़ों को आंक लेना चाहिए, क्योंकि इसी सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरों सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता रहे हैं जो विपक्ष में बैठते थे, लेकिन जिनके दिए गए सुझावों का स्वागत स्वयं सत्ता पक्ष के लोग करते थे। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी आलोचना होती है तो मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी जी इस तरह के इमेच्योर बयान कैसे दे सकते हैं? यहाँ कांग्रेस पार्टी को बहुत सोचने की ज़रूरत है। और अब आप इस समय वर्तमान में जो भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी को लेकर टेंशन चल रही है, LAC पर जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में सैनिक झड़प हुई, उस पर भी इतना एक इमेच्योर और एक बचकाना बयान राहुल गांधी जी ने दिया कि हमारे निहत्थे सैनिकों को सीमा पर मरने के लिए क्यों भेज दिया गया। ये किस तरीके का बयान है? क्या भारत सरकार के अंदर जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं? क्या वो इतने मूर्ख हैं कि इस बात को नहीं जानते कि सीमा पर सैनिकों को भेजना है या जवानों को भेजना है तो उनको निहत्थे भेजा जाएगा? क्या ये चीज़ संभव है? वो एक अलग बात है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत हथियारों का एकदम ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिचुएशन के हिसाब से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक वीडियो क्लिप राहुल गांधी जी ने जारी करी जिसमें कई सारे लोगों को बोलते हुए दिखाया है कि लद्दाख की ज़मीन को चाइना ने हड़प लिया है, और लद्दाखी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को चाइना ने हड़प लिया है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर चाइना का कोई कब्जा नहीं है। यानी कोई तो झूठ बोल रहा है। अगले दिन ही सोशल मीडिया पर न जाने कितने स्टेटमेंट्स आए, कितने बयान आए और कितने वीडियो आए, ये बताने के लिए कि जितने भी लोग ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली ये कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आप वीडियो बना रहे थे तो कांग्रेसी लोगों को तो नहीं लेना चाहिए था। दावे करें, लेकिन वो दावे करें जिनके नीचे तथ्यों की ज़मीन हो। नहीं तो आपके दावे, जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इस तरह के दावों की खोखली सच्चाई को जनता पकड़ ना पाए। जनता देख रही है कि कौन देश के लिए वास्तव में काम कर रहा है। भारत और चाइना के बीच में टेंशन हुई। चाइना को आर्थिक मोर्चे पर चोट देने के लिए मोदी सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। तुरंत कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि नमो ऐप को बैन करा जाए। क्यों किया जाए नमो ऐप को बैन? क्या चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में किसी तरह का समझौता है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चंदा चाइना की तरफ से मिला उसकी एवज में नमो ऐप को बैन किया जाना है? भाई आप किसके साथ हैं? आप स्वदेश के साथ हैं या दूसरे देश के साथ हैं? आखिर आपकी नीति क्या है? आपकी नीति तो यही दर्शाती है कि आप देश हित में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी जी का कहना है कि अगर विपक्ष सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो देश में ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं, बहुत से निर्णय होते हैं जिनमें विपक्ष एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का मसला है, जैसे CBI के निदेशक की नियुक्ति का मसला हो या सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मसला हो। ये सब वो मसले हैं जिन पर अगर विपक्ष वास्तव में सशक्त है, मजबूत है, कमिटेड है, यूनाइटेड है, तो वास्तव में विपक्ष एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष इस स्थिति में है ही नहीं।
पिछली सरकार के समय में देश में ऐसे बहुत से कुछ ऐसे काम भी हुए जिन पर अगर सशक्त मजबूत होता तो सरकार को घेरा जा सकता था। जैसे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ये बताया कि न्यायपालिका के जो कार्यप्रणाली है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मसले में भी काफ़ी हो हल्ला मचा था उस वक्त। अगर सदन में विपक्ष मजबूत होता, स्ट्रांग होता, उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पूरी होती, तो वास्तव में विपक्ष सरकार को कुछ सोचने पर विवश करता, शायद सरकार को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर करता। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष इस स्थिति में है ही नहीं। विपक्ष एक्चुअली हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ विरोधी दल हैं और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे मौक़ों पर, जबकि जो इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, कम से कम कांग्रेस को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए कि केवल बयानबाजी या जुमलेबाजी से ही आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आपको वास्तव में काम करना होगा, आपको वास्तव में अपनी एक मैच्योर आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी, लोगों को बताना होगा, जताना होगा, बल्कि काम करके दिखाना होगा कि हम वास्तव में जनता को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। तभी आप चुनाव भी जीत पाएंगे और लोगों का दिल भी जीत पाएंगे। देश में कोरोना पैंडेमिक फैला और भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करी। तुरंत कांग्रेस की तरफ से बयान आने शुरू हो गए कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया। अगर लॉकडाउन लागू ना किया जाता तो कांग्रेस की तरफ से बयान आता कि लॉकडाउन क्यों नहीं लागू किया गया, और जब लॉकडाउन लागू कर दिया गया तो ये बयान आया कि लॉकडाउन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन के मसले पर कहा, द ओनली थिंग मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस इज एरोगेंस। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कोटेशन है। इसी तरह से कल भी राहुल गांधी जी ने एक गौतम बुद्ध को कोट करके कहा है, 3 चीज़ें छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। लेकिन राहुल गांधी जी को ये सोचना होगा कि बड़े बड़े पुण्यात्माओं, बड़े बड़े लोगों की, साइंटिस्ट की या महानुभावों की जो सेइंग्स हैं, जो कोटेशंस हैं, केवल उनको कोट करना ही काफ़ी नहीं होता है, उनको विचारों में उतारना भी ज़रूरी होता है और उन विचारों के आधार पर एक आइडियोलॉजी का विकास करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे मौके पर जब देश खतरे से जूझ रहा है, इंटरनल मोर्चे पर भी और बाह्य मोर्चे पर भी, तो सीनियर साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर प्रोमिला बत्रा के कहे हुए शब्द मुझे काफ़ी अप्रोप्रिएट जान पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है, और ये जो उन्होंने कहा है वो मनीष तिवारी के ट्वीट पर कहा है। जिस वक्त जवानों का मनोबल बढ़ाने मोदी जी लेह पहुंच गए, अचानक पहुंचे, उसी वक्त मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि जब इंदिरा गांधी लेह गई थी तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, अब देखना है मोदी जी क्या करते हैं। किस तरह की बयानबाजी है ये? आखिर क्या चाह रहे हैं? कौन से देश के टुकड़े करवाना कांग्रेस चाह रही है? तो इस ट्वीट के ऊपर प्रोफेसर प्रोमिला बत्रा ने ये शब्द कहे हैं, आइए लड़ें, इतना लड़ें कि खुद ही लड़ मरें। आखिर चीन और पाकिस्तान यही तो चाहते हैं, और इस तरह से लड़ के मरने से हमारी जनसंख्या की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आइए मनोबल गिराएं, क्योंकि ईमानदार हम हो नहीं पाएंगे और सहयोग हम कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जब घर के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हैं जो हर वक्त आपकी नीतियों को काटते हैं, आपके सही करे हुए कामों को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, जनता के दिमागों में विष भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शब्द बिल्कुल सही जान पड़ते हैं। हम बाहर के मोर्चे पर तो तब लड़ेंगे जब हम अंदर के दुश्मनों से जूझ लें। तो इसलिए वास्तव में अगर कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को अपना खोया हुआ विपक्ष का दर्जा पाना है, सशक्त तो हम बाद में कहेंगे, पहले विपक्ष का ही दर्जा हासिल कर ले कांग्रेस, तो एक मैच्योर आइडियोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एक क्लियर थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम देश की सुरक्षा के मुद्दों पर देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जो बयानबाजी की जाती है उन पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं शरद पवार जी के प्रशंसा करना चाहूँगी। उन्होंने, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे निहत्थे सैनिकों को मरने के लिए सीमा पर भेज दिया गया, क्यों भेजा गया, तो शरद पवार जी ने तुरंत कहा कि हम 1962 की जंग भूले नहीं हैं, वो शर्मनाक हार हम भूले नहीं हैं, और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सभी मुद्दों पर हम सरकार के साथ हैं। एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और जानते हैं कि किन मुद्दों पर किस तरीके के बयान देने हैं।
कम से कम जनता ने ये तो महसूस किया कि इतना बड़ा नेता सरकार के साथ है, देश के साथ है। तो ऐसे मसलों पर कांग्रेस को बहुत सोच समझकर अपनी नीति निर्धारित करने की ज़रूरत है, बयानबाजियों में सुधार करने की ज़रूरत है और वास्तविक नीतियों के निर्माण की ज़रूरत है, ताकि जनता उनसे खुश हो। और हम उम्मीद करें कि आगे आने वाले चुनावों में उन्हें कम से कम इतनी सीट्स तो हासिल हो जाएं कि वो एक ऑफिशियल विपक्ष के तौर पर सदन में बैठ सकें। आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी के और बहुत से मुद्दों पर, टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।